गुड मॉर्निंग। सावित्रीबाई फुले एवं पर्यावरण शिक्षण संस्थान की बीएड सेकेंड ईयर पेपर 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के बारे में हम जान रहे थे। उसकी यूनिट सेकंड संप्रेषण के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। हमने संप्रेषण के अर्थ मीनिंग के बारे में जाना, हमने संप्रेषण के प्रकारों के बारे में जाना। अब हम संप्रेषण के प्रभावी संप्रेषण स्वामित्व यानी कि मास्टरिंग अफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे। यानी कि प्रभावी संप्रेषण स्वामित्व अपने भावों और विचारों को शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण के साथ ही सार्थक शब्दों में प्रकट करना या बोलना कहलाता है। तो इसमें वक्ता और श्रोता दोनों का होना आवश्यक है। प्रभावी संप्रेषण विकास में संतुलित बोलना एक महत्वपूर्ण कौशल है। मानक भाषा बोलते समय बालक की अपनी बोली सबसे बड़ी बाधा पैदा करती है। शिक्षक भी प्राय पढ़ाते समय स्थानीय बोली का प्रयोग करते हैं। फलतः शिक्षार्थियों में भाषा बोलने का विकास नहीं हो पाता। कुछ लोग कहते हैं कि अभिव्यक्ति के लिए शिक्षण आवश्यक नहीं है, बल्कि शिक्षण के लिए अभिव्यक्ति आवश्यक है। तो यह अभिव्यक्ति मनुष्य की सहज क्रिया तथा प्राकृतिक आवश्यकता है। जैसे दुख में व्यक्ति अपनी रुलाई नहीं रोक सकता और सुख में मुस्कान, ठीक उसी प्रकार अभिव्यक्ति भी सहज रूप से हो जाती है। उदाहरण के लिए किसी ने अगर केला खाकर छिलका सड़क पर डाल दिया है और एक व्यक्ति इस पर पाँव रखते ही फिसल पड़ता है तो उसे गंभीर चोट लगती है। चोटग्रस्त व्यक्ति की अभिव्यक्ति तो इस प्रसंग में होगी, किंतु इस घटना को देखने वालों की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियाँ हो सकती है। जैसे एक व्यक्ति कह सकता है कि केले का छिलका सड़क पर डालने वाला तो लापरवाह और गैर जिम्मेदार रहा होगा, पर जिसका पाँव फिसला वह क्या अंधा था, उसे देखकर चलना चाहिए। दूसरा व्यक्ति कहेगा आजकल लोगों में नागरिकता बोध बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो सड़क पर केला खाना ही गलत और दूसरी बात केले का छिलका सड़क पर पटक देना गलत। नगर पालिका ने जगह जगह कचरा पात्र लगा रखे हैं। यदि केला खाने वाला व्यक्ति छिलका इस कचरा पात्र में डाल देता है तो यह दुर्घटना नहीं होती। तीसरा व्यक्ति कहेगा कि जो होना था वो हो गया, इस पर बहस करने से क्या लाभ। आओ हम उस व्यक्ति से पूछें कि उसे अधिक चोट तो नहीं लगी है और आवश्यकता हो तो उसे हॉस्पिटल ले जाएं। तो इस उदाहरण से हमने ये जाना कि एक ही घटना को लेकर भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियाँ हुई हैं। ये भिन्नता उन व्यक्तियों की भिन्न भिन्न अनुभूतियों के कारण है। जीवन के सामान्य अवसरों पर अभिव्यक्ति सहज रूप से हो जाती है, किंतु विद्यालय जीवन में इसके लिए प्रयत्न अपेक्षित है। विद्यालय में अभिव्यक्ति शिक्षण के लिए किए गए प्रयत्न सामान्य जीवन में भी अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति एक कौशल है और इस कौशल के आधिकारिक विकास के लिए विद्यालयों में सुनियोजित प्रयत्न किए ही जाने चाहिए। विद्यालय यदि समाज का लघु रूप है तो कक्षा समाजीकरण का सबसे सशक्त प्रशिक्षण केंद्र है। कक्षा में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए पर्याप्त अवसर है। यदि हम उनका लाभ उठाना चाहें, अच्छी कक्षा वह है जिसमें अध्यापक और छात्रों के बीच संवाद की स्थिति अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण बनाती है। तो बहुत सी बार हम बालकों को प्रश्न पूछने, जिज्ञासा और शंका प्रकट करने से रोकते हैं। शायद इसीलिए क्योंकि हमें यह भय सताता है कि यदि बालक प्रश्न पूछेंगे तो क्या कक्षा का अनुशासन बिगड़ सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुशासन की आड़ में अध्यापक भी अपनी विषय वस्तु संबंधी कमजोर स्थिति पर पर्दा डाल रहे हो। जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि बालकों को प्रश्न पूछने से रोकना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। प्रश्न पूछना ही ज्ञान का बीज है। यदि प्रश्न नहीं होंगे तो ज्ञान की मात्रा आगे कैसे बढ़ेगी। यदि आप चाहेंगे तो कक्षा शिक्षण प्रक्रिया का उपयोग हम छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में हो तो बालकों को खूब प्रश्न पूछने चाहिए और पूछेंगे तो प्रश्नों का वितरण पूरी कक्षा में होना चाहिए। संकोची तथा मंद गति से सीखने वालों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और फिर देखेंगे कि जीवंत कक्षा के अध्यापक होने का गर्व हम कैसे महसूस करेंगे। इसी प्रकार संप्रेषण विकास के संदर्भ में अगर सार्थक वातावरण निर्माण का प्रयास शिक्षक द्वारा अनिवार्य रूप से विद्यालय व्यवस्था को छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप बनाकर किया जा सकता है। प्राथमिक स्तर पर बालकों द्वारा विभिन्न प्रकार की परिवेशीय वस्तुओं में रुचि होती है। इन परिवेशीय वस्तुओं को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करके बालकों के भाषाई ज्ञान में वृद्धि भी की जा सकती है तथा उनके सामान्य ज्ञान में भी वृद्धि संभव होती है। इसीलिए सार्थक वातावरण शिक्षक को शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हुए साथ ही शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग करके प्रभावी और उपयोगी स्थितियों
का निर्माण करना चाहिए, जिससे छात्रों में संप्रेषण कौशल के रूप में भाषाई योग्यता का भी विकास हो सके। तो इसी तरह सार्थक वातावरण निर्माण हेतु हम निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए, जिसका फर्स्ट पॉइंट है परिवेशीय वस्तुओं पर चर्चा। यानी कि बालक जब भी किसी परिवेशीय वस्तुओं को देखता है तो उसके बारे में चर्चा अवश्य करता है। इसीलिए शिक्षकों को भी यह दायित्व होना चाहिए कि वह विद्यालय में बालकों से परिवेशी वस्तुओं पर चर्चा अवश्य करें। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखें कि फल, सब्जियाँ, पालतू जानवर आदि, तो इन सब के संदर्भ में बालक यदि सामान्य जानकारी भी प्राप्त करना चाहते हैं तो टीचर को, शिक्षक को के द्वारा बालकों को ये सामान्य जानकारी प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। तो विद्यालय कक्षा में फल, सब्जियां, पालतू जानवरों से संबंधित चार्टों को लगा कर रखना चाहिए, जिससे छात्र उन्हें देखकर इनके संबंध में अपने अच्छे से विचार प्रकट कर सके और उनसे प्रेरित हो सके। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है निरर्थक शब्दों पर रोक। यानी कि बालक अपनी मातृभाषा या भाषा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के निरर्थक शब्दों का प्रयोग करता है, जो कि भाषाई और सार्थक वातावरण दोनों के लिए बाधा का कार्य करते हैं। बालक जब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है तो उसको उस शब्द का भाव पूछकर तथा उस शब्द में दोष बताकर उसके प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे एक छात्र पानी वानी एक साथ बोलता है तो शिक्षक द्वारा उसे ये पूछना चाहिए कि पानी का अर्थ तो पीना, जल पीना, लेकिन पानी का क्या अर्थ है। तो इसके बाद यह स्पष्ट हो जाना चाहिए इस शब्द के प्रयोग से उसकी संपूर्ण भाषा शैली पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो बालक को ये टीचर द्वारा ये समझाना भी चाहिए क्योंकि जो भाषा बोल रहा है तो उसमें जो निरर्थक शब्दों का वो प्रयोग कर रहा है वो गलत है, उससे उसकी जो भाषा शैली है उस पर भी उसका गलत प्रभाव पड़ रहा है और उसकी भाषा शैली अशुद्ध होती जा रही है। तो शुद्ध करने के लिए उपयुक्त और सरल सहज शब्दों का ही प्रयोग करें। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सरल शब्दों का प्रयोग। यानी कि शिक्षक द्वारा बालक के समक्ष सरल एवं प्रभावी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि बालक सरलता से शब्दों को सीख सके। उदाहरण के लिए पानी के लिए जल शब्द का प्रयोग साहित्यिक एवं भाषाई दृष्टि से उचित है तथा जल शब्द को छात्र सरलता से सीख भी सकते हैं। इस प्रकार भाषा शिक्षण के समय छात्रों को सरलतम शब्दों का प्रयोग कर सिखाना चाहिए। इससे बालकों का भाषाई विकास तीव्र गति से होगा। यानी कि टीचर में ये एबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए कि बालकों के सामने, छात्रों के सामने सरल और प्रभावी शब्दों का ही प्रयोग करें। उन्हें हर शब्द को कठिन न बनाकर उनको सरल सहज बनाने चाहिए। जैसे पानी है तो पानी को पीने उसका जल शब्द भी जानना चाहिए ताकि बालक को पानी और जल दोनों के बारे में पता हो कि इस शब्द, इस वस्तु को, इसको क्या कहा जाता है। तो पानी भी कहा जाता है और जल भी कहा जाता है। तो इससे उनका भाषाई विकास तीव्र गति से होगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि फोर्थ पॉइंट शब्दों के भाव का ज्ञान। तो भाषाई विकास के लिए सार्थक वातावरण का निर्माण करते समय शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों को शब्दों के साथ भाव का भी ज्ञान हो। इसके लिए आवश्यक है कि जब हम बालक के समक्ष किसी शब्द का प्रदर्शन करें तो उसके साथ उस वस्तु का चित्र अवश्य दिखाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि गाय के ज्ञान के लिए बालक को गाय का चित्र दिखाना आवश्यक है तथा बकरी के लिए बकरी का चित्र दिखाना आवश्यक है। तो इससे छात्र शिक्षक के अभाव में भी गाय एवं बकरी को देखकर गाय एवं बकरी शब्द का उच्चारण करने लगेगा। अतः शब्दों के साथ भाव का ज्ञान प्रदान करना आवश्यक माना जाता है, तभी सार्थक वातावरण निर्मित होगा। यानी कि अगर बालक को गाय और बकरी तो सिखा दिया कि ये हमारे पालतू जानवर में आते हैं, लेकिन उन्हें जब तक उनकी तस्वीर, उनका चित्र नहीं दिखाया जाएगा तो बालक उन गाय और बकरी के बारे में अनभिज्ञ होंगे, अनजान होंगे। तो वो गाय को तो बकरी और बकरी को गाय मानने लगेंगे। जबकि गाय बड़ी होती है, उसके 4 टांगें होती है। बकरी की हाइट इतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन बकरी सिर्फ 3 कलर की होती है, काली, सफ़ेद और भूरे रंग की। जबकि गाय भी काली सफ़ेद ही होती है, भूरी भी होती है। लेकिन गाय के सींग होते हैं और उसके दूध देने के लिए धन होते हैं। बकरी के भी, गाय के 4 होते हैं जबकि बकरी के 2 ही होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 5th पॉइंट कि शिक्षण सूत्रों का प्रयोग। भाषाई विकास के लिए सार्थक वातावरण निर्माण में शिक्षण सूत्रों का भी प्रयोग करना चाहिए।
छात्रों को उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार सरल शब्दों का प्रयोग एवं उच्चारण करना सिखाया जाना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं तो प्राथमिक स्तर पर छात्रों को सिखाया जाता है कि अनार के दाने लाल लाल, आम खाते मिट्ठू लाल। इस प्रकार छात्रों को अक्षर ज्ञान कराया जाता है। तो इसके बाद बालकों को अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना सिखाया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि सरल से कठिन की ओर चलते हुए सार्थक वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। अतः सार्थक वातावरण के लिए ही शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना आवश्यक है। यानी कि बालक को धीरे धीरे शब्दों का ज्ञान हो जाएगा, शब्दों से वो वाक्य बनाने लग जाएंगे। तो इन सरल सरल शब्दों को जोड़कर वो अच्छे से सार्थक वातावरण का निर्माण करते हुए सरल से कठिन की ओर बढ़ते जाएंगे। जैसे कि अनार के दाने लाल लाल, आम खाते मिट्ठू लाल, इस तरीके से धीरे धीरे उन्हें वाक्य बनाना आ जाएगा। तो इससे उनकी अधिगम क्षमता, उनकी योग्यता में भी बढ़ोतरी होगी और उन शब्दों का प्रयोग करना, उनका उच्चारण करना सीख जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षण सूत्रों का प्रयोग, जो कि 6th पॉइंट है। तो भाषाई विकास हेतु सार्थक वातावरण के निर्माण में शिक्षण सूत्रों का प्रयोग भी अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यानी कि वर्तमान समय में बाल केंद्रिता एवं गतिविधि आधारित शिक्षा सिद्धांतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए भाषाई विकास की प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा अधिक से अधिक गतिविधियों को छात्रों द्वारा ही संपन्न कराना चाहिए तथा उन गतिविधियों में आवश्यकता के अनुसार सहयोग कराना चाहिए। उदाहरण के लिए भाषा संबंधी कविता प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता एवं बाल सवाल, इनके आयोजन से संपूर्ण भूमिका छात्रों की ही होनी चाहिए। यानी कि बच्चों को भी जिम्मेदारी देनी चाहिए। टीचर को क्लास में समय समय पर ऐसी संगोष्ठियाँ या ऐसी कंपटीशन प्रतियोगिता करवाना चाहिए ताकि बालक भी उनमें इंटरेस्ट ले सकें और उनका अच्छे से विकास हो सके। तो इसके लिए भाषाई संबंधी निबंध प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता और बाल सभा ऐसे रखने चाहिए। वाद विवाद प्रतियोगिता रखनी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि शब्दों का भेद कैसे होता है, पक्ष में क्या बोला जाता है, विपक्ष में क्या बोला जाता है, कविता किस तरीके से बोली जाती है, तो कविता बोलने का आरोह अवरोह कैसे होता है। निबंध प्रतियोगिता होगी तो उसमें निबंध किस तरीके से लिखा जाता है, कौन से टॉपिक पे कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से इनके आयोजन से इनका आयोजन सभी छात्रों को, छात्र छात्राओं को देना भूमिका छात्र छात्राओं को देनी चाहिए ताकि छात्र छात्राएँ भी इन सभी कार्यों के प्रति अपने शिक्षण सिद्धांतों का निर्माण कर सकें और अपने शिक्षण सिद्धांतों को अच्छे से अच्छे प्रयोग करने में वो अनिवार्य रूप से भागीदार बन सके। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग भी अनिवार्य रूप से भाषाई विकास के लिए सार्थक वातावरण का निर्माण करने में अहम भूमिका का निर्वहन करता है। वर्तमान समय में देखिए तो हम अक्षर कार्ड, विलोम शब्द संबंधी कार्ड एवं पर्यायवाची शब्द संबंधी कार्डों के माध्यम से छात्रों को खेल खेल में भाषाई ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से भाषाई विकास के लिए सार्थक वातावरण निर्मित किया जा सकता है। यानी कि बालकों को समय समय शिक्षा देने के अलावा कुछ ऐसा सार्थक वातावरण का भी निर्माण करना चाहिए जिसमें अक्षर कार्ड हो, विलोम शब्द संबंधी कार्ड हो, पर्यायवाची संबंधी कार्ड हो। तो इन सब के माध्यम से छात्र खेल खेल में अपने भाषाई विकास का भी कार्य कर सकता है और उनका उसके लिए एक ऐसा वातावरण निर्मित हो जाएगा जिससे सभी बालक अच्छे से इंटरेस्ट ले सकेंगे, उनकी लर्निंग अच्छे से होगी और उनका भाषाई विकास भी अच्छे से बढ़ता चला जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रभावी वाक्य रचना एवं व्याकरण का ज्ञान। यानी कि अनेक छात्र वाक्यों की संरचना में व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसके लिए शिक्षक को उनकी गलत ढंग से वाक्य की रचना करने पर उनको व्याकरण के नियमों के बारे में ज्ञान प्रदान करना चाहिए। यदि शिक्षक द्वारा छात्रों को व्याकरण संबंधी ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता तो शैक्षिक वातावरण एवं भाषाई विकास हेतु सार्थक वातावरण का निर्माण मात्र एक कल्पना ही मानी जाती है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रभावी वाक्य रचना एवं व्याकरण का ज्ञान भी सार्थक वातावरण निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि कितने बालक ऐसे होते हैं उन्हें भाषा का अच्छे से ज्ञान नहीं होता है तो भाषा संबंधी बहुत सारी त्रुटियाँ करते हैं। यानी कि किसी ने माँ लिखा है तो माँ को सिर्फ माँ ही लिखेगा, उसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगाएगा या फिर बोलने में उसको मिस्टेक करेगा। जैसे तत्सम तद्भव शब्द है
कि ब्राह्मी तत्सम तत्व शब्दों में भी ग्रत, घी को ग्रत कहा जाता है। तो इस तरीके से अनेक शब्दों का ऐसा प्रयोग करते आना चाहिए जो कि व्याकरण संबंधी होते हैं। तो व्याकरण में किस कहाँ मात्रा लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है, इस तरीके से सभी शब्दों का अच्छे से ज्ञान हो। तो इस सभी अशुद्धियों को सुधारने का कार्य भी टीचर को होना चाहिए। और टीचर का ये कर्तव्य होता है कि ये सारी जो अशुद्धियाँ वो व्याकरण संबंधी बालक करता है तो उनमें सुधार करें और व्याकरण के नियमों के बारे में उन्हें कक्षा में अवगत कराएं और ऐसा वातावरण निर्मित करें ताकि बालक व्याकरण के नियमों को भी अच्छे से सुन सके, समझ सके, लिख सके, ताकि उन्हें किसी प्रकार की अशुद्धि न हो, उन्हें बोलने में कोई अशुद्धि न हो, लिखने में कोई अशुद्धि न हो। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न भाषाई कार्यक्रमों का आयोजन, यानी कि विद्यालय में शिक्षकों द्वारा बालकों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने के लिए तथा बालकों में भाषाई विकास के निर्माण हेतु विभिन्न भाषाई कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो हम बालकों के लिए प्रति सप्ताह बाल सभा का आयोजन होता है। उसमें छात्रों को हिंदी भाषा से संबंधित कविता, कहानी, निबंध एवं पहेली आदि बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अंत्याक्षरी के माध्यम से भी भाषाई विकास की प्रबल संभावना पाई जाती है। तो इस प्रकार के अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करके विद्यालय में भाषाई विकास के लिए सार्थक वातावरण तैयार किया जा सकता है। क्योंकि आज के समय में आपने देखा होगा, वर्तमान समय में हर बच्चे में कोई न कोई किसी न किसी तरीके की एबिलिटी की योग्यता होती है। तो उन्हें स्कूल में मोटिवेशन दिया जाना चाहिए, बार बार उन्हें ये मोटिवेट करना चाहिए कि उन्हें स्कूल से रिलेटेड जो भी कंपटीशन होते हैं, स्कूल से जो करिकुलम एक्टिविटी होती है उन्हें पार्ट लेना चाहिए, ताकि बालक आगे आके कॉन्फिडेंस से वो अपना प्रेजेंटेशन दे सके, अच्छे से अच्छे बोल सके। अपना हिंदी भाषा का विकास करने के लिए उन्हें कविता अच्छे से बोलनी चाहिए, कहानी अच्छे से बोलनी चाहिए। जो निबंध की प्रतियोगिता है तो उसमें लिखने का अच्छे से होना चाहिए, निबंध अच्छे से बोलना चाहिए। तो एवं जो पहेली बोली तो उस पहेली को भी उसको पूरे लय टू लय बोलना चाहिए, ताकि इस तरीके से बोलने के लिए उन्हें टीचर द्वारा प्रेरित भी करना चाहिए, ताकि बच्चा आत्मविश्वास के साथ आकर अपना प्रस्तुतिकरण कर सके। और अगर कभी कभी समय मिले तो बच्चों के एंजॉय के लिए, मनोरंजन के लिए अंत्याक्षरी का भी गेम खिलाना चाहिए, ताकि अंत्याक्षरी से बच्चों प्रफुल्लित होकर कि अपने मन से खुश होकर गाने गाएंगे तो उससे उनका मन भी खुश होगा और उन्हें गानों के प्रति, गीत गानों के प्रति उचित आरोह और लय ताल का पता चलेगा कि किस गाने को किस तरीके से गाया जाता है। तो इस प्रकार विद्यालय में शिक्षक द्वारा विद्यालय व्यवस्था में उन तथ्यों का समावेश किया जा सकता है जिससे बालकों का भाषाई विकास तीव्र गति से संभव हो सके, क्योंकि शिक्षक द्वारा बालकों की योग्यता, रुचि, स्तर को ध्यान में रखकर विभिन्न संसाधनों को एकत्रित किया जाता है। अतः बालकों के लिए प्रत्येक क्षेत्र में सार्थक वातावरण प्रदान करने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आज हमने प्रभावी संप्रेषण स्वामित्व के बारे में जाना और सार्थक वातावरण निर्माण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका के भी बारे में जाना। थैंक यू।